अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, आज के लाइव में काफी सारे टॉपिक्स हैं। सबसे पहले तो बधाई हो भारत की विक्ट्री वेस्ट इंडीज में। हालांकि जाहिर है, अब वेस्ट इंडीज की टीम वो टीम नहीं है जो कभी हुआ करती थी, लेकिन बहरहाल इनिंग से विक्ट्री इट मीन्स समथिंग। वेस्ट इंडीज का मसला ये है कि बड़ा अफसोस होता है कि क्रिकेट की दुनिया की बेस्ट टीम हुआ करती थी, और क्रिकेट पसंद करने वालों को वेस्ट इंडीज की टीम बहुत पसंद हुआ करती थी। लेकिन वो टीम जिसके पास 8-10 फास्ट बॉलर, क्वालिटी फास्ट बॉलर, ए क्लास फास्ट बॉलर हर वक्त अवेलेबल होते थे, उसके पास आज एक आध कैमर रोश ही रह गया है, बाकी तो कोई क्वालिटी का फास्ट बॉलर नहीं। वो टीम जिसके पास एक से एक बैट्समैन हुआ करते थे। इवन वेस्ट इंडीज का जो डाउनफॉल शुरू हुआ 90s में और 2000s में, उसमें भी इनके पास दो एक्सीलेंट क्वालिटी के बैट्समैन लारा और चंद्रपोल थे, लेकिन आज एक भी नहीं है। तो अफसोस होता है। उसके पीछे कारण ये है कि वेस्ट इंडीज में एक तो मर्सनरीज बहुत हैं। मर्सनरीज इन ए सेंस ऐसा होता है कि एक प्लेयर अपनी नेशनल टीम के लिए नहीं खेल रहा, लेकिन दुनिया भर की लीग्स में खेलता है। इसकी वजह यह है कि वो पैसा मिलता है। ठीक है, हर आदमी को पैसा कमाने का हक है, लेकिन बहरहाल आपको नेशनल टीम को भी सपोर्ट करना चाहिए। अब जैसे रसल है, नारायण है, ये हर लीग में आपको खेलते मिलेंगे। अभी अमेरिका में भी लीग में खेल रहे हैं, लेकिन नेशनल टीम के लिए ये बिल्कुल तैयार नहीं होते, कभी भी नहीं आते। और दूसरा क्या है कि वेस्ट इंडीज ने पैदा करने शुरू किए हैं T20 स्पेशलिस्ट, जो थोड़ी बॉलिंग कर लेते हैं और बैटिंग में चौके छक्के मारते हैं। और वो T20 के लिए सही होता है। टेस्ट लेवल के प्लेयर, इवन वनडे लेवल के प्लेयर भी वो नहीं पैदा कर रहा। अब ये रसल है, नारायण है, ब्राइथवाइट है, ब्रावो है, पोलार्ड है, कितने हैं, रोमन ने पॉवल है, मतलब इतने सारे हैं। अभी क्या कौन था, काइल मियर्स, जो लखनऊ से खेलता था, बैटिंग कर ली जिसमें चौके छक्के मार दिए, 10, 20, 25, 50, कभी 50 तक पहुंच गए, और बाकी बॉलिंग में दो चार ओवर करा लेते हैं। ऐसे प्लेयर्स के आने से वेस्ट इंडीज का डाउनफॉल बहुत तेजी से हुआ है। लेकिन बहरहाल इंडिया इज डेवलपिंग। एक नया स्टार आया, जयसीवाल, इसकी भी स्टोरी, लाइफ स्टोरी आप पढ़ें तो काफी इंस्पायरिंग है कि आदमी अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए कंसिस्टेंटली डटा रहा है अपने उस पे, तो कामयाब हो जाता है। बाकी अश्विन के बारे में मैं क्या कहूँ, ये जब से आया है तब से मेरा फेवरेट प्लेयर रहा है, और इसका रिकॉर्ड भी बोलता है। ये और बात है कि इसके साथ एक तो इंडिया में टैलेंट इतना ज्यादा है ना, तो इसकी वजह से भी इसके साथ थोड़ी ज्यादती है कि इसको ड्रॉप किया जाता है। अब दुनिया के जो टॉप 10 ऑलराउंडर्स इस वक्त है ना रैंकिंग में, उसमें 3 इंडियन है। अश्विन है, जडेजा है, और पटेल है, अक्षर पटेल। तो अब आप 3 स्पिनिंग ऑलराउंडर्स को तो नहीं खिला सकते ना एक टेस्ट टीम में या एक वनडे में। चलो इंडिया में हो रहा है तो चलो आपने 3 खिला दिए। तो इतना ज्यादा एक तो क्वालिटी प्लेयर्स होना, फिर दूसरा अश्विन के साथ जो सबसे बड़ी ज्यादती होती है ना, वो ये है कि उसको वनडे और T20 की टीम में नहीं खिलाया जाता, बहुत कम खिलाया जाता है। वहां पे भी चहल है, कुलदीप यादव है, अक्षर पटेल है, और जडेजा तो पक्का है ही, क्योंकि जडेजा इज मोर और लेस ए क्वालिटी बैट्समैन। मतलब आई थिंक ही इज ओनली वन इन द हिस्ट्री शायद, जिसने एक फर्स्ट क्लास सीजन में 3 ट्रिपल सेंचुरियां मारी हैं। जबकि इसकी प्राइमरी पोजीशन बॉलिंग की है, तो इसके बावजूद तो ही इज ए क्वालिटी ऑलराउंडर, ही क्वालिफाइज इन एवरी क्रिकेट। तो अश्विन को फिर क्या है कि ड्रॉप किया जाता है चहल को लेने के लिए या कुलदीप यादव को लेने के लिए, अक्षर पटेल को। तो वरना आज अश्विन की 1000 विकेटें होती अगर वो वनडे T20 और टेस्ट मैच में खेलता।
और आफ्टर ऑल आप अश्विन की बैटिंग भी इग्नोर नहीं कर सकते कि अश्विन 5-6 टेस्ट सेंचुरियां मार चुका है। मजाक नहीं होता टेस्ट सेंचुरियां मारना, तुक्के में तो एक आध आप मार देते हैं, लेकिन 5-6 टेस्ट सेंचुरियां मार चुका है। इमरान खान को इतना क्वालिटी ऑलराउंडर मानते हैं, उसकी 6 सेंचुरियां हैं टोटल पूरे करियर में। इतने ही टेस्ट खेले हैं जितने अश्विन ने खेले हैं। तो ये है कि बहरहाल क्रिकेट पे कुछ ज्यादा लंबा हो गया। अजीज दोस्तों, एक आपके सामने एक अनाउंसमेंट करना था। वो ये है कि मुझे बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि आप यूपीआई का अकाउंट लें, आप गूगल पे लें, पेटीएम लें। तो मैं उसके बारे में सब बता चुका हूं आपको। क्या मजबूरी है भाई, क्योंकि मैं इंडियन बैंक अकाउंट और इंडियन मोबाइल नंबर नहीं रख सकता। उस पर मैं कोशिश करता रहता हूँ। जिस दिन वो हुआ वो मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन फिल वक्त यह है कि मुझे काफी दोस्त कहते हैं कि आपके यूट्यूब चैनल पे आप मेंबरशिप का सिस्टम रखें। मेंबरशिप में ये होता है कि प्रायोरिटी पे मेंबर्स होते हैं ना, उनको प्रायोरिटी मिलती है। उनके कमेंट्स अलग से मुझे प्रायोरिटी पे आएंगे जिसके मैं जवाब दे सकूंगा। और मेंबरशिप में एक और चीज़ ये होती है कि आने वाली वीडियोस आप तक पहले पहुंचेगी उनकी चीज़ें। और इसके काफ़ी फायदे हैं जो कम्युनिटी पोस्ट में हम अभी लगाएंगे आज शाम तक। उसमें आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। और तीन तीन स्टेजेस हैं मेंबरशिप के। वो आपके सामने कम्युनिटी पोस्ट में आप वो आपके सामने होगा। तो उससे क्या है कि वो लोग जो मेंबर जो सपोर्ट करना चाहते हैं और जो चाहते हैं कि देखें, एक पूरा मीडिया हाउस लोग लोग चलाते हैं ना, अरबों रुपए का, कई सौ करोड़ रुपए का उनका रोज का खर्चा करोड़ों में होता है। तो हम तो खैर मीडिया हाउसेस चलाने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपके सामने मैं इम्पोर्टेंट इश्यूज रोज की 2 वीडियो ऑलमोस्ट लगाता हूँ। महीने की 50 से ज्यादा वीडियो में लगाता हूँ। उस पे इतनी ज्यादा मेहनत करता हूँ तो थोड़ा मेरा रिसोर्सेज होंगे तो उससे क्या है कि मैं आगे बढ़ के काम कर सकूंगा। टीम बना सकते हैं, काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन बात रिसोर्सेज की होती है। तो ये मेंबरशिप का सिस्टम हमने रखा है। ज़ाहिर है किसी की कोई मजबूरी नहीं, जो मेंबर नहीं है वो भी हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं, रेस्पेक्टेबल हैं। एटलीस्ट आप लोग इतना वीडियो देखते हैं, इतना पसंद करते हैं, मोरल सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी होता है। मेंबर बनना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। हम कम्युनिटी स्टैंडर्ड में इसकी डिटेल्स रखेंगे आपके सामने आज शाम तक। अब आते हैं आगे, पाकिस्तान की तरफ थोड़ा चलें। कई खबरें हैं पाकिस्तान के हवाले से, सारी ही बुरी खबरें हैं। आईएमएफ ने बिल्कुल अपना कंट्रोल, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जैसे पहले घुसी थी और फिर घुसते घुसते पूरा कंट्रोल हासिल किया था। जैसे ब्रिटिश कंपनी ऑटोमन एम्पायर में घुसी थी, कर्जा दे दे के इतना कंट्रोल हासिल कर लिया कि ऑटोमन एम्पायर खत्म हो गई। तो आई होप कि अब ये भी पाकिस्तान में आईएमएफ जिस तेजी से कंट्रोल हासिल कर रहा है, अब डिक्टेशन दिए जा रहे हैं 24 घंटे, अब ये करो, अब ये करो। तुमने एग्रीमेंट साइन किया है, स्टैंड बाय एग्रीमेंट है। अगर ये एग्रीमेंट्स की थोड़ी बहुत भी खिलाफ वर्जी की तो याद रखो कि आइंदा हम कोई एग्रीमेंट नहीं करेंगे, आइंदा कुछ नहीं देंगे। टोटल कंट्रोल। इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस 50 रुपया पर यूनिट पे ले जाओ यार, 50 रुपया। गरीब मुल्क है भाई ये। गैस की प्राइस 50% बढ़ा दो, 50%, व्हाट द हेल यार। आधी इंडस्ट्रियां गैस पे चलती हैं, आधी क्या 90% इंडस्ट्रियां गैस पे चलती हैं। टैक्स इतना बढ़ाओ, इसलिए कि इसकी सजा इसलिए दे रहे हैं कि पाकिस्तान ने डिफेंस बजट कम करने से मना कर दिया। फाइनेंस मिनिस्टर ने साफ कह दिया आईएमएफ को कि भाई साहब प्लीज माफ करो भाई, हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। उस पर हम बात भी करना पाप है पाकिस्तान में। डिफेंस बजट के ऊपर हम बात नहीं कर सकते मैडम, प्लीज माफ कर दें। डिफेंस बजट की बात नहीं करो, इसको हम टच भी नहीं कर सकते। और ये बढ़ता रहेगा तो आईएमएफ ने कहा फिर ठीक है, हम तो बैंक हैं, हमें तो अपने हिसाब किताब से मतलब, ठीक है आप इधर नहीं तो इधर करो, आम आदमी का कचूमर निकालो। तो आम आदमी का कचूमर निकाला जा रहा है। तो अजीज दोस्तों, ये सारी आपके सामने पाकिस्तान में आईएमएफ के हवाले से है। बाकी कई खबरें हैं पाकिस्तान से। अभी पंजाब ने एक रिपोर्ट इशू की है, फिगर्स डिटेल में मैं बाद में दूंगा।
पंजाब में जितने रेप हो रहे हैं ना बच्चों के, 69% लड़के हैं। जितने रेप रिपोर्ट हुए हैं, 69% लड़के हैं, छोटे बच्चों की बात हो रही है। कहाँ जा रही है ये सोसाइटी? अभी किसी ने मस्जिद की वीडियो लगाई थी, मैंने ट्वीट भी की थी वो वीडियो, क्योंकि ट्विटर इज बेहतरीन प्लेटफॉर्म है भाई। ट्विटर हमें खुली इजाजत दे रहा है, हम सच सच खुल के लगाएं। सच कड़वा होता है, लेकिन फिर आप सच को दबाएंगे तो फिर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हो। तो मैंने वो वीडियो उसमें लगाई है। 3 महीने से एक बच्चा 4 5 6 साल का रस्सियों से बांध के मस्जिद में रखा हुआ है। रिपोर्ट हुआ तो पुलिस गई, तो पुलिस बच्चे के करीब गई तो वो चीखने लगा, रोने लगा। पुलिस ने रस्सियां खोलने की कोशिश की तो वो कहता है मुझे मारेगा मौलवी। जो भी रस्सी खोलने की कोशिश करता है मौलवी उसको मारता है। इमाम मस्जिद, मौलवी भी नहीं, इमाम मस्जिद, इतनी बड़ी मस्जिद का। फिर उसको पुलिस वाला प्यार मोहब्बत से उठा के ले गया बच्चे को। ये है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के हवाले से मैं आपके सामने जितनी खबरें रखूंगा यही है। सीमा हैदर के हवाले से सवालात हुए हैं मुझसे बहुत सारे लोगों ने। भाई देखें, ये जो इल्जाम की बात है ना कि आईएसआई एजेंट है या रो एजेंट है या ये गड़बड़ वो गड़बड़, भारत की एजेंसियां कैपेबल हैं यार। लेट देम डू देयर वर्क। वो जब आप सब इतना बोलते हैं तो फिर इसका मतलब उनको भी पता होगा कुछ ना कुछ। तो और मैं मुझे भारत की एजेंसीज पे, सिक्योरिटी फोर्सेस पे पूरा भरोसा है कि वो मामला को इसकी एंड तक ले जाएंगे। तो उसके बारे में फिक्र नहीं करें। बाकी ये है कि ठीक है, प्यार हो गया सो हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंटरनेशनल लॉ या कंट्री लॉ को ब्रेक करें। आप बॉर्डर क्रॉस करके इलीगली भारत में दाखिल हुई हैं। अब इसका भारत का लॉ क्या कहता है, ये लॉ इन्फोर्समेंट वाले करेंगे जो भी है। तो मैं इसलिए इस पे ज्यादा बात नहीं करता। अजीज दोस्तों, मेरा ख्याल है कि सवाल जवाब की तरफ जाएं, क्योंकि सवाल जवाब में फिर ज्यादातर टॉपिक कवर हो जाते हैं। अभिनव जी नमस्कार, धन्यवाद। लालू और मुलायम are the product of Mandal Commission implementation which gave reservation to other backward castes like Yadav. Yadav caste is a major in North India and Lalu Mulayam are both Yadavs. जी जी जी, एग्रीड अभी जी, बिल्कुल। मुरली राव जी धन्यवाद। आरिफ भाई प्रणाम, जय हिंद। डू यू थिंक पाकिस्तान इज आउट ऑफ आईसीयू विथ आईएमएफ, सऊदीया, चाइना बेल आउट? कीप इट अप सर। देखें मुरली जी, बात दरअसल ये है कि आईसीयू तो रहेगा। एक मिसाल है कि आप सर से पांव तक कर्जे में डूबे हुए हैं और आपने मुख्तलिफ लोन ऐप से, लोन कंपनी से, बैंक से, पर्सनल दोस्तों से, प्राइवेट उधार देने वाले ब्याज पे जो, उन सब से उधार लिए हुए हैं। अब आपको उन उधार को चुकाने के लिए आपको मजीद उधार लेने पड़ रहे हैं। तो पाकिस्तान ने ये जो आईएमएफ और इमारात और सऊदी अरब से जो लिया है वो कर्जा है ना, और वो कर्जा बड़ा है, तो आईसीयू तो रहेगा। वो अभी वक्ती तौर पे 8-9 बिलियन पे चला गया, नेशनल एक्सचेकर, नेशनल फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है। अब वो रहेगा तो नहीं ना। आपको कर्जों की वापसी करनी है, फिर आपकी इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है तो आपको इंपोर्ट इतनी करनी है, उसमें पैसा वापस जाता है। तो आईसीयू तो रहेगा, और अब ये आईसीयू पाकिस्तान के साथ ही खत्म होगा। थैंक यू मुरली जी। अभी जी नमस्कार। They divided Sanatanis by caste but kept the Muslims under the Ashrafs and Christians under the Anglo-Indian and Goan Catholics who are the elites. अभी जी बिल्कुल आपका सही इसमें असेसमेंट है। और मुसलमान को यूनाइटेड ही रखा जाता है भारत में। और बदकिस्मती से ये डायनास्टिक पॉलिटिक्स वालों ने अपने खानदान की पॉलिटिक्स को कामयाब करने के लिए इस तरह की कंटिन्यूस एक्टिविटीज की हैं। बिल्कुल एग्रीड। पवन कुमार, डज आईएमएफ इनडायरेक्टली वांट सिविल वॉर इन पाकिस्तान? आईएमएफ नोज एवरीथिंग बट व्हाई दिस सर्कस? नहीं, सिविल वॉर आईएमएफ का डिजाइन नहीं है। अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान में इतनी सिविल वॉर हो।
सिविल वॉर एक्चुअली जो बलूचिस्तान, केपीके और सिंध है, ये पंजाब और पंजाबी आर्मी की अपनी डर्टी पॉलिटिक्स की वजह से, इंपीरियलिस्टिक डिजाइन है ना इनकी, रिसोर्सेस की लूट मारे इन 3 प्रोविंसेस से। पूरे पाकिस्तान में देखें, एक पाकिस्तान है, इसको आप एक खानदान के तौर पे ले लें, इसमें 4 भाई रहते हैं। अब बाप घर का खर्चा चलाता है, तो बाप कहता है कि अच्छा भाई, चारों भाई अपनी इनकम लाके मुझे दो। हिसाब ये होना चाहिए कि जो भाई सबसे ज्यादा इनकम देता है उसको ज्यादा फैसिलिटी मिलनी चाहिए ना। अब 3 भाई तो कमा के दे रहे हैं, जिसमें सिंध भाई तो बहुत ज्यादा कमा के दे रहे हैं। एक भाई निकम्मा नाकारा पंजाब, जो 24 घंटे हराम की रोटियां तोड़ता है, घर में बैठा रहता है और सब पे धौंस जमाता है, क्योंकि पंजाब के 4 जवान बेटे हैं, बहादुर, वो बहादुर तो नहीं, बुजदिल भगोड़े साले, लेकिन तगड़े हैं। और सिंध, बलूचिस्तान, पख्तून को दबा के रखा हुआ है 3 भाइयों को। और सारा जो इनकम आती है बाप के पास, उसमें से 60% पंजाब भाई ले लेता है कि भाई मेरा खानदान बड़ा है, मुझे पालना है अपने बच्चों को। हरामखोर, तुम खुद कमाओ ना। ये पॉलिसीज नफरत लाती है दूसरे, फिर आप देते नहीं हो दूसरों को। अब जैसे सिंध है, पाकिस्तान का 60-70% पूरा खर्चा पाकिस्तान का सिंध उठाता है। तो सिंध का ये शिकवा बजा है ना कि सिंध में डेवलपमेंट वर्क क्यों नहीं। सारी मेट्रो बन रही है पंजाब में। कराची जैसे शहर में एक मेट्रो तो दूर की बात, कोई ढंग का ट्रांसपोर्ट सिस्टम तक नहीं किया। पानी नहीं है, गैस सबसे महंगी, इलेक्ट्रिसिटी सबसे महंगी। तो शिकवा बनता है ना, तो ये सिविल वार, फिर इसका सिविल वार इन नाइंसाफियों का नतीजा होता है। यही चीज बलूचिस्तान की है। एक तो आपने इलीगली इनका प्रोविंस ऑक्यूपाई किया हुआ है, फिर अगर आप ईमानदारी से इसका हिस्सा इसको देते। भाई देखें, जर्मनी है, जर्मनी में जो नेशनल बजट बनता है ना, उसमें हर प्रोविंस अपना कंट्रीब्यूशन देता है। और फिर जो नेशनल गवर्नमेंट है, जो वो प्रोविंसेस को डेवलपमेंट के लिए पैसा देती है। तो जिस प्रोविंस ने जितना ज्यादा कमाया है, उतना ज्यादा हिस्सा मिलता है उसको उस फंड में से। यही लॉजिक बनती है ना, कि 4 भाई अगर कमा रहे हैं, एक 100 कमा रहा है, एक 50 कमा रहा है, एक और 50 कमा रहा है, और एक कुछ भी नहीं कमा रहा, तो चलो आप हमदर्दी के तौर पे तीनों प्रोविंस 10-10 रुपया उसको देते हैं। लेकिन जो 100 कमा रहा है उसको 70 तो मिले, 60 तो मिले, 50 तो मिले कम से कम। पाकिस्तान में ये नहीं होता। होना ये चाहिए कि इनकम बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए। तो ये नफरत या सिविल वार जिसको आप कह रहे हैं पवन जी, ये इसका नतीजा पंजाब की इंपीरियलिस्टिक बदमाशी की पॉलिसी है। राजेश शर्मा जी, सर पाकिस्तानियों को जो लोन मिला है, आपको क्या लगता है ये देश ठीक चला पाएंगे या आर्मी पॉलिटिशियन मिल के उड़ा देंगे? भाई मिला क्या है? सऊदी अरब ने जो 2 करोड़ दिया है उसकी कंडीशन है कि वो सिर्फ आप उसको खजाने में, जैसे आपके हमारे मिडिल क्लास घरों में, मुझे नहीं पता इंडिया में, पाकिस्तान में क्या होता था, अब तो कम है, पहले जब हम जवान थे या बचपने में देखते थे कि हर घर में ड्राइंग रूम में एक शोकेस लगा हुआ होता था, जिसके कांच के दरवाजे होते थे, और उसमें हम डिनर सेट और खूबसूरत गिलास और ये सब सजा के रखते थे। वो सिर्फ सजाने के लिए होते थे। हमारे घर में भी मेरी अम्मी, सऊदी अरब से जब हम पाकिस्तान मूव हुए थे, तो 100 बर्तन का एक डिनर सेट, गोल्डन गैस वाला, और उस वक्त उसको गैस वाला कहते थे, लाई थी। जिंदगी में कभी हमने उन बर्तनों में खाना नहीं खाया भाई, वो हमारे शोकेस में ही सजा रहा। ठीक है ना? तो ये सऊदी अरब का पैसा वो शोकेस में सजाने के लिए है। सऊदी अरब ने कहा खर्चा नहीं करना है, ये ना लोन रीपेमेंट में किसी को दोगे, ना उससे कोई खरीदारी करोगे, ना उससे अय्याशी करोगे, यही इमारात ने कहा है। तो ये $3 बिलियन तो आप इसकी पूजा करते रहो रख के, कहा भाई लक्ष्मी जी इधर ही धरे रहो। ठीक है? ये दुनिया को दिखाने के लिए कि हमारे खजाने में पैसे हैं। ठीक है? IMF ने 1.2 बिलियन दिया है, 8 महीने एड़ियां रगड़ रगड़ के, नाक रगड़ रगड़ के ये दिया है। तो आप मुझे ये बताएं कि
ये मिला क्या है? खर्चे पता है कितने पड़े हैं सर पे? इतने खर्चे हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो और बाकी आप जो खर्चे करोगे अब उसमें एक-एक चीज़ पे कड़ी नज़र होगी। और पाकिस्तान का खज़ाना भरा कहाँ है? भाई साहब 24 करोड़ के देश का अगर इस वक़्त फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व $8 बिलियन है, तो इट्स नथिंग यार, इट्स नथिंग। और सर पे इतना कर्ज़ा है। बांग्लादेश का नेशनल फॉरेन एक्सचेंज है ना, वो 50 बिलियन से ज़्यादा है और सर पे कोई कर्ज़े की किस्त नहीं ड्यू, कोई इंटरेस्ट ड्यू नहीं है इतना। तो ये खज़ाना अभी भरा नहीं है। मामूली मिसाल ले लें कि पाकिस्तान भारत से बराबरी का दावा करता है, भारत से लड़ने की बात करता है, भारत को आंखें दिखाता है। जितना पाकिस्तान का नेशनल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ना, मोदी जी 2 दिन में इससे ज्यादा खर्चा करके आ गए फ्रांस से। 2 दिन में इससे ज्यादा का खर्चा करके आ गए हैं। रफाल खरीदे, 3 सबमरीन खरीदने गए थे, 6 की कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और पचासों चीजें हुई। तो ये फर्क है। कल्याण भाई नमस्कार। Sir, your prediction almost accurate that US have no intentions to disintegrate of Pakistan because USA still believe on Pakistan. They provide loan time to time. Agreed, agreed भाई। देखें, सेक्रेटरी ब्लिंकन ने ट्वीट की कि मुझे खुशी है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को लोन दी और हम चाहते हैं कि आईएमएफ पाकिस्तान अब आईएमएफ की बात माने और आईएमएफ के डिक्टेशन पे चले, अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स और ये इकोनॉमिक्स और वो इकोनॉमिक्स को डेवलप करे। सवाल ये है कि अमेरिका की इतनी बड़ी सुपर पावर का फॉरेन मिनिस्टर फारिग बैठा है कि एक बैंक ने लोन दी है उस पे ट्वीटें कर रहा है। इसका मतलब ये दो बातें हुई ना कि एक तो आईएमएफ डायरेक्ट अमेरिका के कंट्रोल में, अमेरिका की गवर्नमेंट का एक ऑर्गन है, एक हथियार है। और दूसरा, पाकिस्तान को बचाना अमेरिका की एक पॉलिसी है। पाकिस्तान एक जोकर नहीं होता, आप ताश खेलते हैं आपके पास एक जोकर होता है, वो जोकर है। हो सकता है वो आपको कहीं भी काम ना आए, लेकिन आप रखे रहते हो कि कहीं ना कहीं ये फिट हो जाएगा तो मैं इसको चलाऊंगा। तो ये एक जोकर है। चाइना जिस तरह रशिया के साथ अमेरिका ने यूक्रेन में गंद मचाई हुई है, कल को अमेरिका के डूबती इकोनॉमी को, डूबती वार मशीनरी, फार्मास्यूटिकल्स और इन सबको सहारा देने के लिए हो सकता है चाइना के साथ कोई शुरू कर दे एडवेंचरिज्म। पिछले 6-7 साल से तो मैं लगातार देख रहा हूं, जब से भारत इंटरनेशनल लेवल पे एमर्ज हो रहा है ना, अमेरिका भारत को भड़काता ही रहता है कि चाइना से लड़ पड़ो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, पूरा नेटो तुम्हारे साथ खड़ा है। जैसे जेलेंस्की पागल के बच्चे को इन्होंने लगा दिया। यूक्रेन तबाह हो गया भाई, जिस तरह अफगानिस्तान को तबाह कर दिया, इस तरह यूक्रेन। आज अफगानिस्तान ठीक है 20 साल के डेवलपमेंट वर्क के बाद, लेकिन हालत तो खराब है ना भाई। और अभी भी पॉलिटिकली तो एक इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट वहां पे है ना। ठीक है, उनके डेवलपमेंट वर्क से मैं खुश हूं कि एटलीस्ट वो इस तरफ आए हैं कि अफगानिस्तान का डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट तो नहीं हो रहा ना। अफगानिस्तान की जो सोसाइटी है वो तो एक्सट्रीम इस्लामिक 1400 साल पुराने की तरफ लेके जा रहे हैं ना। इसको तरक्की नहीं कहते। ठीक है, मैंने जो वीडियो बनाई थी, कुछ लोग कह रहे हैं आप तो तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने कहा मैं एक अच्छे काम को सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन 10 बुरे काम भी वो कर रहे हैं, वो गलत है। तो इसी तरह पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के किसी भी ऐसे एडवेंचर के मौके पे काम आ सकता है। और हो सकता है अमेरिका, देखिए सुपर पावर्स होती हैं ना, वो अपने दोस्तों के लिए भी बीच में चीजें ऐसी रखते हैं कि कल को वो दोस्त नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो हम उसको कंट्रोल करें। तो इंडिया से लाख दोस्ती सही, इंडिया से सावधान भी रहते हैं। इंडिया को ये वो फ्रीडम कभी नहीं देंगे जो चाइना को दी हुई है। 1.9 ट्रिलियन डॉलर की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है अमेरिका की और वेस्ट की चाइना में। 1.9। इंडिया में कितनी है भाई? तो चाइना को तो इन्होंने खुली छूट भी दी। डब्ल्यूटीओ बनाने के बाद चाइना को तो इन्होंने एक दरिंदे की तरह पूरी दुनिया में खुला छोड़ दिया कि जाओ कब्जा करो दुनिया की मार्केटों पे। सीपेक बनता रहा, सीपेक के रास्ते जिबोती, मोम्बासा,
ग्वादर, पता नहीं किन किन की पोर्टों पे कब्जा कर रहा है, मिलिट्री बेस बना रहा है। वेस्ट कुछ बोल रहा है? भारत के खिलाफ वेस्ट ने अपना मीडिया एक्टिव रखा हुआ है, एक इकोसिस्टम चलता रहता है। आप मुझे ये बताएं कि इज देयर एनी कंपैरिजन ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया इन चाइना? है कोई कंपैरिजन? चाइना में तो है ही नहीं ना सिरे से। डेमोक्रेसी कहाँ है? कोई इलेक्शन होते हैं? नहीं ना। कोई पब्लिक को रिप्लायबल चीज है कोई भारत में? डेमोक्रेसी तो है, इस पे आज तक कभी किसी ने वो तो नहीं इतराज किया। ये चाहते ये हैं कि भारत में इनकी मर्जी की पार्टियां आए। जैसे डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में इन्होंने मैनिपुलेट करके पाकिस्तान में इधर उधर अपनी मर्जी की पावर्स लाते हैं, वो चाहते हैं। वो नहीं हो सकता है, वो फिर डेमोक्रेसी नहीं है। लेकिन भारत की डेमोक्रेसी पे ये ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है चाइना में? बिल्कुल नहीं है। आप ये दो आदमी भी प्रोटेस्ट नहीं कर सकते वहां पे, किसी भी चीज पे साइलेंट प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। मुझे याद है 90s में फॉलन गोंग नामी एक रिलीजियस ग्रुप है, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। प्रोटेस्ट उनका ये था कि जमीन पे चादर बिछा के यूं करके बैठ गए थे योगा स्टाइल में। मार मार के कितनों को मार दिया और मार मार के सबको भगा दिया। अभी हांगकांग वालों ने प्रोटेस्ट किया था, हालांकि हांगकांग इज नॉट चाइना। इसके बावजूद उधर क्या चाइनीसों ने हाल किया। भारत में राना अयूब, अरफा खानम शेरवानी, जुबैर, भांत भांत की हेट स्पीच चल रही है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी बाप है भारत में। फिर फ्रीडम ऑफ प्रेस, फेसबुक नहीं है चाइना में, ट्विटर नहीं है, व्हाट्सएप नहीं है, कुछ भी नहीं है। इनके अपने प्लेटफॉर्म है, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड। एक एक डिवाइस चेक होती है। अभी फ्रांस में जैसे एक लोग कोशिश कर रहा है मैक्रोन कि अपनी फोर्सेस को दे कि 6 महीने के लिए आपके मोबाइल है ना, उसके कैमरे और माइक्रोफोन और जीपीएस लोकेशन को पुलिस एक्टिवेट कर सके। यानी वो आपके मोबाइल का कैमरा ऑन करके देख सके कि आप क्या कर रहे हो, माइक्रोफोन से सुन सके कि आप क्या कर रहे हो और आप किस जगह पे हो। क्योंकि ये अलाउड नहीं है, वेस्ट ने अभी अलाउ नहीं किया ये चीज। और जो शरीफ मुल्क है इंडिया जैसे लोग, इन्होंने अलाउ नहीं किया। बदमाश लोग पाकिस्तान और चाइना जैसे, अब चाइना में फेस रिकग्निशन वाले कैमरे जगह जगह लगा दिए हैं। हर आदमी की मूवमेंट तक चेक हो रही है। कभी आपने सुना हो वेस्ट ने उस लेवल की क्रिटिसिज्म चाइना पे की हो जो भारत पे करते हैं? वो फर्क आपके सामने है। तो ये मसला ये है कि पाकिस्तान को बचाना इनकी मजबूरी है। अविनाश जी धन्यवाद। सर ये म्यादात का मुंह क्या सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ ही खुलता है? अपने जूनियर्स मोइन खान और सकलेन से थप्पड़ क्या था, तब कहा गई ये इज्जत। देखें, मास्टर क्लास भाई धन्यवाद, आप पहले मेंबर बने हैं हमारे यूट्यूब चैनल के। थैंक यू। देखें अभी जी, बात दरअसल ये है कि म्यादाद है ना जूनागढ़ से। जो पाकिस्तान बनाने में जूनागढ़ियों का जितना हाथ है ना, किसी का नहीं है। बड़े बड़े सेठों ने ब्लैंक चेक दिए थे जिन्ना को। तो जूनागढ़ के लोगों को ये जिन्ना ने लाड़ा लपा दिया था। जैसे हैदराबाद, भोपाल, मुख्तलिफ मुस्लिम रियासत, मुस्लिम रूलर थे जहाँ पे मेजोरिटी हिंदू रहते थे, रूलर मुस्लिम थे। कश्मीर, कश्मीर में उल्टा था हिसाब। तो के आप पाकिस्तान के साथ मिलेंगे, बॉर्डर भले नहीं मिल रहा, लेकिन भारत में जगह जगह पाकिस्तान बनाने का इनको लारे लपे दिए गए थे। लेकिन हुआ ये कि वो फिर भारत, वल्लभ भाई पटेल ने भारत के साथ ये सब यूनिफिकेशन किया। तो ये जो जूनागढ़ है ना, इसके मुसलमान भाग के आए फिर। हालांकि आज भी भरा पड़ा है मुसलमानों से। मैं अभी जूनागढ़ गया था लास्ट ईयर, तो मैं जिस होटल में ठहरा था सामने इतनी बड़ी मस्जिद थी। मेरे जहन में तो ये था कि जूनागढ़ से सारे भाग के आ गए थे, तो नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बाटवा गया, मैं आजक गया, हर जगह मुझे मुसलमान मिले। तो जूनागढ़ पाकिस्तान के साथ नहीं जुड़ा, उससे वो मुसलमानों में नफरत हिंदुओं से आई।
कि हमारा देश हमसे छीन लिया, हमारा देश से हमें भागना पड़ा वगैरह, वगैरह। तो ये मियाँदाद है ना, वो उस किस्म का इंसान है। दूसरा ये है कि जब आप देखें कि मियाँदाद इंडिया के साथ क्रिकेट भी खेलता था ना, तो उसके अंदर की नफ़रत आपको याद होगा किरण मोरे के नकल उतारना, और अक्सर गावस्कर वगैरह इंटरव्यूज़ में बताते रहते हैं, वो मज़ाक उड़ाता रहता था और इंडियनों को घटिया बिल्कुल समझता है, ख़ास तौर पे हिंदुओं को। और सबसे आखिरी में जो काम हुआ वो दाऊद इब्राहिम। अब दाऊद इब्राहिम के समधी से आप इंडिया से या हिंदुओं से हमदर्दी तो या दोस्ती या मोहब्बत तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते ना। मेरा फेवरेट क्रिकेटर हुआ करता था, लेकिन मुझे अब इससे घिन आती है, सिर्फ इसलिए कि इसकी हरकतों की वजह से। मैं जब शारजा में रहता था ना, उस वक्त ये एक्टिव क्रिकेटर था। तो मेरा एक दोस्त है, वो रोलेक्स के शोरूम में काम करता था। तो कहता है कि मियादाद जब आता था ना दुकान में, शोरूम में, तो हम सब, हमारा मालिक परेशान हो जाता था, इसलिए कि वो आके मांगना शुरू कर देता था, यार ये घड़ी अच्छी है, यार ये दे दो, मैं का दादा है। कहता मांग लेता था और पैसे नहीं देता था। इस हद तक घटिया नेचर नेचर का आदमी है। तो मियादाद से आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अभी इसने जो संजय दत्त, और संजय दत्त वो भी एक टोपी ड्रामा है भाई। उसकी अभी अब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस पे, आज रात को 2-3 दिन में लगाऊंगा। उसकी आप वीडियो देखें, मियादाद भाई आपसे मुलाकात होगी, ये होगा, बड़ी लंबी चौड़ी है। मास्टर क्लास, पाकिस्तान के सारे क्रिकेटर नफरत शो करते हैं। एग्रीड एग्रीड एग्रीड। मास्टर क्लास जी, थैंक यू वेरी मच, आपने मेंबरशिप ज्वाइन की और उद्घाटन किया हमारे मेंबरशिप प्रोग्राम का। और पाकिस्तान के क्रिकेटर बिल्कुल नफरत करते हैं। 2-3 चीजें हैं ना, एक तो ये कि बचपन से आपको इंडिया से नफरत सिखाई गई है, आम पाकिस्तानी की तरह क्रिकेटर भी करता है। दूसरा क्या है कि क्रिकेट में अभी जैसे आईसीसी ने परसों पैसों का डिवीजन किया, तो जैसे अभी मैंने पाकिस्तान के हवाले से बताया कि जो बेटा जितना कमाता है उसको उसकी कमाई के हिसाब से हिस्सा देना चाहिए, ना कि ये कि कितने हराम के बच्चे पैदा किए, मुझे वो पालने हैं तो मुझे ज्यादा दो, मैं और मेरे बच्चे हरामखोरी करते हैं, कमाते नहीं है। तो आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट का सारी फंडिंग जो है वो भारत करता है। मतलब पूरी दुनिया की क्रिकेट एक तरफ, उस पूरी दुनिया की क्रिकेट इनकम से डबल अकेला भारत करता है। तो फिर शेयरिंग की, अभी परसों आईसीसी ने प्रॉफिट की नेक्स्ट ईयर के लिए बजट में 60% इनकम भारत को दी। वाजिब है। हालांकि जितना भारत आईसीसी को देता है उससे फिर भी कम मिला, लेकिन 60% टोटल इनकम की भारत को, बाकी कंट्रीज को फिर बाकी 40% में से। तो फिर पाकिस्तानी क्रिकेटर जलता है। फिर कहाँ पीएसएल और कहाँ आईपीएल, फिर कहाँ भारत के क्रिकेट। अब जैसे भारत इस साल नहीं, नेक्स्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, 5 टेस्ट खेलेगा। भारत किसी मुल्क में 4 टेस्ट खेलता है, इंग्लैंड में अक्सर 4 टेस्ट खेलता है, 5 टेस्ट खेलता है। बड़ी टीमें भारत को ज्यादा टेस्ट मैच देती हैं, पाकिस्तान को 2 टेस्ट देंगे। बहुत तीर मार लिया तो कोई श्रीलंका, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश टाइप की टीमें 3 टेस्ट दे देती हैं, वरना 2 टेस्ट। तो ये वजह से कि भारत की क्रिकेटर की फिर आवभगत होती है। फिर आईपीएल और भारत में जो ये पब्लिसिटी और एडवर्टाइजमेंट के हवाले से हर क्रिकेटर, कमेंटेटर, कोच, एक्स क्रिकेटर्स वगैरह को जो पैसा मिलता है, उससे उनकी बॉन्डेज भारत के साथ ज्यादा होती है, भारत के क्रिकेटर्स के साथ ज्यादा होती है। वो ब्रिंग्स जेलसी इन पाकिस्तानी क्रिकेटर्स। वाकई मदरसा एजुकेशन ने सारे ही पाकिस्तानियों को नफरत से रखा है। और आप फर्क देख लें, आपको शायद ही कोई भारत का क्रिकेटर मिलेगा जिसको पाकिस्तानी क्रिकेटर से नफरत हो। अच्छी ही बात करेंगे हमेशा, कोई एक भी नहीं मिलेगा आपको शायद जो कभी पाकिस्तान। और इसी तरह भारतीयों में भी गिनती के कुछ लोग हैं सोशल मीडिया पे जो पाकिस्तान से आप नफरत करने लगे, वरना मेजोरिटी भारतीय भी कहते हैं नहीं नहीं यार, छोड़ो गरीब उनको, क्यों हम वो करें। सुमुख जी नमस्कार। Was जुल्फकार अली भुट्टो पाकिस्तान मोस्ट पावरफुल इन्फ्लुएंशियल पीएम सो फार? हाँ कह सकते हैं। इसकी वजह यह है
कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर उस वक़्त बना जब पाकिस्तान के 93,000 कैदी भारत के पास थे। पाकिस्तान की फ़ौज एक जब शर्मनाक जंग हार के आई थी। पाकिस्तान की फ़ौज किसी काबिल नहीं रही थी। और अगर उस वक़्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इंडिया दुश्मनी में वापस फ़ौज को डेवलप ना किया होता, तो मैं कहता हूँ आज भारत और पाकिस्तान सुपर पावर होते, दोस्ती अगर कर लेता तो। लेकिन वही बात कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो 71 का जो इलेक्शन जीत हुआ था ना, इसमें 320 सीटें थी पाकिस्तान की, ईस्ट वेस्ट मिला के। उसमें 162 सीटें अवामी लीग मुजीबुर रहमान की जीती थी, जो 50% से ज़्यादा थी। और वेस्ट पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 81 सीटें जीती थी। तो ऑल पाकिस्तान में तो उसकी मेजॉरिटी नहीं थी, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान में, और इसने ईस्ट पाकिस्तान में एक भी सीट नहीं जीती थी भुट्टो की पार्टी ने। और वेस्ट पाकिस्तान में भी पंजाब ने इसको आगे बढ़ाया, पंजाब ने इसको आगे स्ट्रॉन्ग किया। ज्यादा सीटें ये पंजाब से जीता था, सिंध की सीटें ही कम थी उस वक्त, और उसमें भी कराची से इसको एक सीट मिली थी खाली। तो ये है कि अगर अब वो पंजाब की इसकी वोट बैंक था, तो पंजाबी हार के अपनी फौज के हारने पे इंडिया से बहुत नफरत थी। तो इसके ऊपर प्रेशर था कि आर्मी को और स्ट्रॉन्ग करो, एटम बम बनाओ, ये करो वो करो। अगर वो आर्मी को कंट्रोल में रखता ना उस वक्त, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया अच्छे ताल्लुकात होते ना, तो इंडिया भी बहुत तरक्की करता, पाकिस्तान भी। लेकिन वो एक नफरत आमेज जागीरदार था भुट्टो, इसलिए इसने आर्मी को स्ट्रॉन्ग किया। और नतीजा आज देख लें, इसने 7 जनरलों के नीचे जो था जियाउल उसको उठा के टॉप पे ले आया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया। क्योंकि जियाउल के बारे में मशहूर था कि लोटा जनरल है, 24 घंटे लोटा पकड़ के वजू करता रहता था, ये करता था। इसने कहा ये क्या पॉलिटिक्स में आएगा। लेकिन अमेरिका की डिजाइनिंग कुछ और थी, तो जियाउल को लाया और इसको फांसी चढ़ाया गया। तो आपकी ये बात एग्री करता हूं कि जुल्फकार अली भुट्टो स्ट्रॉन्गेस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर था। तपन कुमार सिन्हा महापात्रा जी, धन्यवाद, वेलकम। आप भी मेंबर बने, यूट्यूब मेंबर, थैंक यू भाई। हर्षश्री जी, सर इसराइल में इतने दिन से प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? नेतन्याहू अच्छा प्राइम मिनिस्टर तो है, इसराइल का भी डेमोक्रेसी है, क्यों हो रहे हैं वहां लोग? देखिए, नेतन्याहू अच्छा है, लेकिन इसके और इसकी बीवी के ऊपर और इसके खानदान के ऊपर करप्शन के बहुत चार्जेस हैं। करप्शन देखें दुनिया के हर देश में होती है। हमने अमेरिका में देख रहे हैं, बाइडेन का बेटा हंटर बाइडेन, और कितनी स्टोरियां आती हैं। उसने, हंटर बाइडेन ने बाकायदा एक्सेप्ट किए हैं अदालत में जाके, कहा ये हुआ ये हुआ, इतने पैसे मुझे वहां से मिले, जॉर्ज सोरोस सोसाइटी से मिले, फलाने ढुमकाने। करप्शन हर मुल्क में होती, लेकिन जब सामने आ जाए तो फिर वहां की पब्लिक बर्दाश्त नहीं करती। करप्शन शायद जापान में, साउथ कोरिया में, जापान में खास तौर पे कम है, ना होने के बराबर है। सऊदी अरब में भी नहीं है, इसलिए कि सऊदी अरब में मालिक है रॉयल फैमिली, तो रॉयल फैमिली करप्शन क्यों करेगी? जो करना है ओपनली करेगी। तो इन मुल्कों में नहीं है करप्शन। वेस्ट में जहां भी करप्शन सामने आती है, उसका फिर असर खराब होता है। तो नेतन्याहू की बीवी के ऊपर, इसके ऊपर, इसके खानदान के कुछ लोगों के ऊपर, इसके दोस्तों के ऊपर करप्शन के बहुत बड़े आरोप हैं, अदालतों में केसेस चल रहे हैं। अदरवाइज ही इज ए नेशनलिस्ट लीडर। लेकिन इसराइल में कौन नेशनलिस्ट नहीं है मेरे भाई? इसराइल क्यों कामयाब है? इसलिए कि वहां इंडियन मेंटेलिटी नहीं है। सॉरी, आप ऑफेंड ना हो, लेकिन इंडिया में अभी मैंने शुरू में डिटेल में बताया कि मोदी जी की कामयाबी कांग्रेस वालों को हजम नहीं होती, उसमें इंडिया दुश्मनी पे चले जाते हैं या दूसरी पार्टियां। भाई, आपका देश आपके लिए जरूरी है कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी आपके लिए जरूरी है? ये इसराइल में सोच है, देश इज प्रायोरिटी। इसके बाद तो इससे पहले अहद बरक था, इससे पहले जितने भी आए हैं, इसराइल का कौन सा प्राइम मिनिस्टर नेशनलिस्ट नहीं था? क्योंकि इसराइल की पूरी कौम नेशनलिस्ट है। इसराइल भी उसी परसिक्यूशन और हिस्टोरिकल जुल्म से गुजरा है जिससे भारत गुजरा है।
से फ़र्क सिर्फ ये है कि भारत के अंदर इन्होंने कन्वर्जन किए, इसराइल के यहूदियों को धक्के मार के बाहर निकाल दिया। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने लिए छोटा-सा मुल्क वापस हासिल किया। अभी भी ये मुल्क हिस्टोरिकल किंगडम ऑफ जुडाइज़्म, किंगडम ऑफ इज़राइल जो कुरान में और हिस्ट्री में नज़र आती है, वो नहीं बनी। छोटा-सा मिला है, लेकिन वो उसको जान से ज़्यादा अज़ीज़ रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि दर-दर के कुत्ते बनने के बाद उनको कदर हुई ज़मीन की। इंडिया में हिंदुओं को अभी कदर नहीं है भाई। वो अपनी कल की कश्मीर की हिस्ट्री को नहीं पढ़ना चाह रहे, वो उससे सबक हासिल करना नहीं चाह रहे। तो ये बदकिस्मती है। अमित शर्मा जी धन्यवाद। अगेन अनदर यूट्यूब मेंबर, यूट्यूब परिवार। लेकिन भाई मैं दूसरों को भी बता दूं कि जो मेंबर नहीं बनता वो मेरे लिए उतना ही काबिल इज्जत है। आप लोगों को ऑब्लिगेशन नहीं है कि आप मेंबर बने। मेंबर बनने से हमें थोड़ी सपोर्ट बढ़ जाएगी, लेकिन जो आप सपोर्ट कर रहे हैं वो भी इनफ है। कल्याण गुशेत जी, सर रिसेंट टाइम पीसीबी चीफ जका अशरफ कंट्रोवर्सी दैट इज his produced certificate duplicate and if never meet the criteria of PCB chairman were mentioned that graduate minimal criteria and he metric। भाई पाकिस्तान में अव्वल तो सर्टिफिकेटों का कोई हिसाब किताब नहीं है। ये डॉक्टर आमिर लियाकत है। मुशर्रफ ने 2002 के इलेक्शन के लिए शर्त रखी थी कि कैंडिडेट का ग्रेजुएट होना जरूरी है। इसने ग्रेजुएशन नहीं किया था। इसने ट्रिनिटी कॉलेज, ऑनलाइन कोई कॉलेज है, एक बंदे को भेजा उसने, किसी जजीरे में है वो, और बीकॉम की सर्टिफिकेट बनवा ली उससे। फिर इसको जियो टीवी ने आलिम ऑनलाइन, बोलता बहुत अच्छा था ना, बड़ बोला था, और रिलीजन के ऊपर ज्यादा बोलता था। रिलीजन पे आप अच्छा बोलोगे ना तो आपको, मतलब मुसलमान, पाकिस्तान के जो जाहिल मुसलमान है वो आपको आसमान पे पहुंचा देते हैं। नाते वाते पढ़ लेता था। तो जियो ने इसको कहा कि आलिम ऑनलाइन हम रखते हैं, लेकिन अब तुम आलिमों के इंटरव्यू करोगे तो तुम्हारी क्वालिफिकेशन तो कुछ होनी चाहिए ना। तो इसने बंदे को ट्रिनिटी कॉलेज भेजा और मास्टर्स और उसके 6 महीने बाद पीएचडी, यानी ग्रेजुएशन करने से पीएचडी 1 साल के अंदर इसने मास्टर्स भी कर लिया, पीएचडी भी कर लिया। ये दुनिया की हिस्ट्री में कभी नहीं होता। तो ये पैसे खिला कर सर्टिफिकेट इस तरह से लेता रहा। तो पाकिस्तान में सर्टिफिकेट की तो कोई औकात है नहीं, जाली सर्टिफिकेट भरमार है। जका अशरफ की एक और कंट्रोवर्सी थी कि इसकी मुलाकात भारत के बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह साहब से मुलाकात हुई। तो उसमें जय शाह, जैसे होता है ना कर्टेसी, कि आप कहते हैं कि आइए ना हमारे घर कभी, तो जी जी बिल्कुल आऊंगा मैं। तो जका अशरफ को ने जय शाह को कहा कि आप प्लीज पाकिस्तान कभी आइए, हमारे लोग बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। तो जय शाह ने डिप्लोमेसी, कर्टेसी, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान के लोग बहुत मोहब्बत करने वाले हैं, जरूर आऊंगा मैं, जरूर आऊंगा। जका अशरफ ने फौरन चारों तरफ न्यूज में फैला दिया कि जय शाह पाकिस्तान आ रहा है, जय शाह ने कहा मैं पाकिस्तान आऊंगा। वो आधे घंटे में जय शाह ने कहा भाई साहब मैं कहीं नहीं जा रहा भाई, पाकिस्तान है वहीं। वो प्रोपेगेंडा कर रहा है, मैं बिल्कुल पाकिस्तान नहीं जा रहा। ना एशिया कप खेलने के लिए भारत की टीम पाकिस्तान जा रही है। तो ये जका अशरफ पीपल्स पार्टी का है। अब जरदारी जैसा खुद है, उसके शागिर्द भी ऐसे ही हैं। सुरेश जी धन्यवाद, आप भी यूट्यूब के मेंबर बने। प्राइवेसी मिथ, आरिफ जी, विल पाक कोलैप्स ड्यू टू दिस पॉलिसीज एंड विल चाइना सेव इट इन फ्यूचर? लेकिन चाइना ने पाकिस्तान में जितनी इन्वेस्टमेंट की है, चाइना की सरकारी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में 26 बिलियन डॉलर की है। बाकी चाइना की बैंकों की है, वो पूरी सिक्योर्ड है। चाइना ने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं जिसको इंटरनेशनल, डब्ल्यूटीओ है ना, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस की, जो इस किस्म के कॉन्ट्रैक्ट को सिक्योर करती है, इसकी गारंटी देती है। तो चाइना की इन्वेस्टमेंट कहीं खतरे में है नहीं। तो चाइना एज सच पाकिस्तान को बचाने के लिए अपना कुछ भी दाव पे नहीं लगाएगा। अमेरिका है जो पाकिस्तान को हर जगह पे बचाएगा। पाकिस्तान जहां कोलैप्स करेगा, अमेरिका बचाएगा। अब ये ऐसे कोई हालात हो जाएं जैसे 1971 तक अमेरिका ने चाइना ईस्ट पाकिस्तान को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था।
पाकिस्तान तो उस वक्त एक बंदूक तक नहीं बनाता था। ये ईस्ट पाकिस्तान में, बांग्लादेश में जो जेनोसाइड जिस हथियारों से हुए हैं वो अमेरिकन हथियार थे। भारत से जो जंग में हथियार इस्तेमाल हुए हैं उस वक्त तो चाइना भी हथियार नहीं देता था पाकिस्तान को, सारा अमेरिकन हथियार इस्तेमाल होता था। अमेरिका ने एक लास्ट बोला कि भाई साहब एक दिन में तो जेनोसाइड नहीं हुआ ना, 69 से लेके 71 तक जेनोसाइड होता रहा है। एक दिन भी अमेरिका या किसी अमेरिकन ने बयान दिया कि पाकिस्तान ये क्या कर रहे हो, इंसानियत का कत्लेआम कर रहे हो तुम? नहीं बोला ना। तो अमेरिका ने पूरी कोशिश की, लेकिन फिर सिचुएशन भारत में उस वक्त भारत की आर्मी और भारत की रॉ ने बड़ा खूबसूरत खेल खेला। उन्होंने जब देखा, और वो मजबूरी भी थी, खेलना पड़ा इंसानियत बचाने के लिए, क्योंकि आफ्टर ऑल बंगाली पाकिस्तान भारतीय तो थे ना, इंडियन तो ओरिजिन के थे ना। और फिर वेस्ट बंगाल भी वही बंगालियों से भरा पड़ा था, तो उनके अपनी एक फीलिंग थी, मर रहे थे वो। तो फिर इंडिया ने जो भारत में आए बंगाली, मिलियंस ऑफ बंगाली रेफ्यूजी बन के, फिर मुक्ति बहानी बनी। और इंडिया ने उनको, जैसे आज बलूचिस्तान में जंग जंग लड़ रहे हैं ना मुजाहिदीन, अब ये बात और है कि इंडिया उनकी सपोर्ट नहीं कर रहा। वहां इंडिया ने फिर मुक्ति बहानी को हथियार भी दिए, ट्रेनिंग भी दी, सपोर्ट किया। और फिर पंजाबी फौज को वहां पे मुकाबला करना पड़ा। और फिर भारत की फौज कूद पड़ी, हालांकि इंदिरा गांधी ने निक्सन को गारंटी दी थी कि हम इस जंग में नहीं जाएंगे, इसके 2 दिन बाद वो कूद पड़े। तो अमेरिका के हाथ पांव बंद गए थे उस वक्त। और फिर उस रीजन को जरा देखें, वहां पे चाइना और रशिया थे। चाइना खुद उस वक्त फंसा हुआ था, इतना ज्यादा आगे नहीं था, लेकिन रशिया तो था ना, वो इंडिया के साथ खड़ा था। और वियतनाम में अमेरिका का भी उसी दौरान अमेरिका और वियतनाम में जंग आ रहा था। तो अमेरिका ईस्ट पाकिस्तान को नहीं बचा सका, वरना कोशिश उस वक्त भी यही थी। और उस वक्त फिर वेस्ट पाकिस्तान भी जब जा रहा था तो निक्सन ने इंदिरा गांधी को धमकी दी कि अब ये नहीं होगा। तो वेस्ट पाकिस्तान को अगर कोई बचाएगा इस पाकिस्तान को, तो अमेरिका होगा। अशीन विराथू, म्यांमार। सीमा हैदर के ऊपर आप क्या विचार है? आप शायद लेट आए हैं अशीन जी, मैं अभी सीमा हैदर के बारे में डिटेल में काफी बात बता चुका हूं। ये भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस का काम है, लेट देम चेक कि उसकी क्या हैसियत है। सुरेश जी जोसेफ, आई एम बिग फैन ऑफ यू सिंस योर इंटरव्यू ऑन डिफेंसिव ऑफेंस। जय हिंद। थैंक यू सुरेश भाई। जब मैं डिफेंसिव ऑफेंस पे मेरा इंटरव्यू आया था, उस वक्त मेरे फॉलोअर्स, यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स 20-25 हज़ार थे। और वो मेरा गेटवे टू इंडिया था, जो वैभव सिंह ने मुझे इंटरव्यू मेरा लिया था। यूट्यूब पे मुझे लाने वाले भी वैभव सिंह ही थे। और जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच सुरेश जी। Pavan Kumar, everything is fine with the visit of France. Did they discuss the burning issue about how to counter radicals in India and France? Do they have any plan? Because I feel America doesn't care. देखिए, मैं समझता हूं कि लाजमी बात हुई होगी, लेकिन क्या है कि इसको आप प्रेस रिलीज में या ऑफिशियली बता नहीं सकते कि दोनों लीडर ने ये बात की। होता यह है कि इतना बड़ा वाकया हुआ, कुछ नहीं, तुम मोदी जी ने कंडोलेंस तो किया होगा ना कि आपके यहाँ इतना बड़ा ये हुआ, सॉरी ये वो, इस पे बातचीत जरूर हुई होगी, प्रेस रिलीज नहीं उसकी आएगी। अजीज दोस्तों, 1.25 घंटा हो गया, तो वाइंड अप की तरफ चलें। अगेन आप सबकी मोहब्बत का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल को, आपके चैनल को स्ट्रॉन्ग कीजिए, बढ़ाइए चढ़ाइए। और जितना आगे काम बढ़ेगा, इतना हम इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करेंगे। मैंने देखा है कि पाकिस्तान से जो यूट्यूबर्स चैनल बना चलाते हैं, वो थोड़ा बहुत भी इनका लेवल बढ़ जाता है ना, तो वो लाखों रुपए का स्टूडियो बना लेते हैं और बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं इसमें। लेकिन चूंकि वहां पे अगर कोई $2,000 भी कमाता है तो 6 लाख रुपया बन जाता है। और वहां पे बादशाहों वाली जिंदगी गुजारने के लिए भी 1,00,000 1.5 लाख काफी होता है। और फिर वहां पे इक्विपमेंट, टेक्नीशियन,
आप सपोर्टिंग टीम बना सकते हैं, 25-25 हज़ार रुपए में आप 2 असिस्टेंट रख सकते हैं, काम बहुत अच्छा बढ़ जाता है। लेकिन और यही चीज़ इंडिया के यूट्यूबर्स के लिए, लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि मैं लंदन में रहता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं 2000 या $3000 भी अगर महीने का यूट्यूब से कमा लूँ ना, तो मेरे घर का किराया ही निकलता है खाली। और मैं जिस माहौल में आपके सामने ये मेरा स्टूडियो वगैरह तो मैं सोच भी नहीं सकता, ये हमारा बेडरूम है जिसके कॉर्नर में मैंने ये सिस्टम रखा हुआ है। तो हम तो इन हालात में आपके सामने, मेरा सारा ज़ोर अपनी रिसर्च पे होता है और आपके सामने करेक्ट न्यूज़ और फिर उसके ऊपर अपने ऑनेस्ट विचार रखता हूँ। ये मेरा मेन प्रोडक्ट होती है। मैं ज़ाहिर है क्वालिटी में आपके सामने उन सब का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन बहरहाल कोशिश होती है कि आपके सामने करेक्ट चीज़ें, ऑनेस्ट चीज़ें रखूँ। अज़ीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।